नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। राष्ट्र निर्माण की हमारी इस मुहिम भारत भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे साथ हर रोज नए नए लोग जुड़ रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि कांग्रेसी नेता रेणुका चौधरी के पास इस बीमारी का क्या इलाज है। पता लगा कि कोलगेट की फाइल ही गायब हो गई। क्या आप क्या सोच रहे कि प्रधानमंत्री ने फाइल उठा के छिपा लिया? फाइल गायब कहीं नहीं होते हैं। सिस्टम इतनी मजबूत है, मैं बता दूं, नहीं तो कहां से कहां पहुंच जाती। ये सिस्टम ऐसे है ऊपर से नीचे तक, फाइल होंगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, थोड़ी समय की बात। मुझे लगता है कि कभी कभी जो आम जनता कहती है कि वैसे तो राम का राज्य जो है वो बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन भगवान राम कांग्रेस के काम आ रहे हैं, क्योंकि ये जो देश है वो राम भरोसे ही चल रहा है। ना, ये मैं मानने तैयार नहीं हूँ। राम भरोसे कोई नहीं, हम पूरे ध्यान देते हैं और पूरा समझ है सबको। आज देखिए इसी मुद्दे पर हमारा एक और शो, जिसका नाम है एक नारी ऐसी भी। मुद्दा वही है, देश का कैंसर यानी भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार इस वक्त चरम पर है। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड से लेकर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तक, कोई भी काम बिना रिश्वत के संभव नहीं दिखता। आज हमारे शो में आ रही है देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर और सोशल एक्टिविस्ट किरण बेदी। आइए जानते हैं किरण बेदी का भ्रष्टाचार पर क्या नजरिया है, हमारी सहयोगी दिव्या जेटली के साथ। करप्शन एक ऐसा मसला है जिसमें बहस तो बहुत होती है, मगर ये खत्म तो दूर कम होने का भी नाम नहीं ले रहा। घुन की तरह हमारे देश को खोखला कर रहा है। जब भी हमारे ऊपर बात आती है तो हम भी कन्वीनियंस फी देने से नहीं कतराते। हमारे चरित्र का करप्शन एक हिस्सा बनता जा रहा है। नमस्कार, जी मीडिया की खास पेशकश एक नारी ऐसी भी में आपका स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे कि महिला फोरम पे करप्शन का मुद्दा क्यों? यही हम जानेंगे आज की इस स्टूडियो चैट में। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 54% लोगों ने घूस दी है। तो चलिए इसके साथ चर्चा करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ, पहली महिला पुलिस अधिकारी किरण बेदी। स्वागत है किरण जी। आपका सफर पहली महिला पुलिस अधिकारी से लेकर एक्टिविस्ट तक का, आइए देखते हैं। अमृतसर के एक मिडिल क्लास में जन्मी किरण बेदी के मन में बचपन से ही कुछ कर गुजरने का जज्बा था। कच्ची उम्र में जिन हाथों ने टेनिस का रैकेट संभाला, बड़े होने पर उनमें कानून का डंडा था। बचपन में किरण ने टेनिस में कई खिताब जीते, लेकिन उनकी मंजिल कुछ और थी। उन्हें इतिहास बनाना था। देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनकर किरण ने उस सफर की शुरुआत की, जिसकी डगर 1972 में आसान नहीं थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आईपीएस ऑफिसर बनने से पहले किरण पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हुआ करती थी। अपने करियर में किरण बेदी ने कई चुनौती भरे पद संभाले। नई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में उन्होंने अपने सख्त रवैये से काफी नाम कमाया। यहाँ तक कि उन्हें क्रेन बेदी के नाम से पुकारा जाने लगा। किरण मिजोरम में डीआईजी के पद पर भी रही। साथ ही चंडीगढ़ के गवर्नर की सलाहकार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डायरेक्टर जनरल के पद पर रहने के साथ ही किरण बेदी यूनाइटेड नेशंस में भी काम कर चुकी हैं।
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टर जनरल किरण का आखिरी पद था। डीजी प्रिजन्स रहते हुए किरण बेदी ने जेल में कैदियों की हालत और उनके जीवन में सुधार के लिए ऐसे काम किए कि उन्हें 1994 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज एक नारी ऐसी भी में। आपको एक लेडी सुपर कॉप कहा जाता है, कैसा लगता है? जिंदगी का अर्थ रहा, जीवन जब जो मिला आपके हाथ में, किस तरीके से समय का सदुपयोग करते हैं। मैं ये कहूंगी कि मेरे जीवन का सदुपयोग हुआ, मैंने अपने जीवन का कोई समय वेस्ट नहीं होने दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने पूरा अपना जीवन इस एक डायलॉग में पूरा समावेश उसका कर दिया है। किरण जी, आज हम बात कर रहे हैं करप्शन के मुद्दे की। ये मसला जो जिंदगी भर रोजाना हर एक को खाए जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में इसमें चर्चा में साथ देंगी एनजीओ दीप ज्योति की में भाग लेने वाली जो चलाती हैं, वो महिलाओं के हक के बारे में बहुत लड़ाई करती हैं। तो मैं उनका स्वागत करूंगी। नीलम शर्मा। नीलम, स्वागत है आपका। किरण जी, नीलम कुछ ऐसे दो मुद्दों के लिए खासकर लड़ाई कर रही हैं, और वो दो मुद्दे जिनसे एक रिलेशन रखते हैं वो हमारे साथ स्टूडियो ऑडियंस में मौजूद हैं, लाजो और किरण देवी। आइए पहले देखते हैं और उन्हीं से सुनते हैं कि उनकी समस्या क्या है। हमारे साथ लाजो हैं। मेरे को राशन कार्ड के पैसे एक बार मिले गरीबी के, एक बार मेरे को मिले, फिर एक बार दे के फिर बंद कर दिए। पहले हमें लालच दे देते हैं, फिर बाद में बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। मेरी पेंशन के कागज मैंने इतनी बार भरे, एक साल किसी ने बंद कर दी, कभी कुछ। आज तक 18 साल से आज तक मेरी पेंशन ही लागू नहीं हुई। आप जरा किरण देवी को भी माइक देंगे, उनकी भी समस्या कुछ इसी से जुड़ी हुई है। मैडम, हमारे पास ये राशन कार्ड है, लेकिन उस पर हमें कोई राशन नहीं मिलता है, और पेंशन भी हमारी कटी हुई है। राशन वाले के पास भी जाते हैं, वो कहता है आगे से एंट्री नहीं है। आप क्या कर रही हैं इन लोगों के लिए? हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पेंशन्स पे काम नहीं करता था, बट अब हमें लगा उसमें ज्यादा जरूरी हो गया है। वी आर वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली। तो इन लोगों को मालूम नहीं है कि एम्पावरमेंट ठीक है, उसके साथ साथ मैम हमारी ये पेंशन स्कीम में हेल्प कर देंगे। तो वो हेल्प करते करते थॉरोली जब हम मैम उसमें गए, हमने नोटिस किया इन लोगों को पहली बात तो एक राइट मतलब ये नहीं मालूम कि इनको जाना कहाँ है। देन एरिया के जो भी एमएलए होते हैं, काउंसलर होते हैं या एमपी होते हैं, तो उनके पास इन लोगों से जो मैंने पूछा, इन्होंने कहा हम उनके पास गए। होता है क्या है, इतने एमएलए और एमपी और काउंसलर्स चेंज हो गए, बट उनकी जैसे ये लाजो का केस ही है, इनको 17 साल विधवा मतलब हो गए हैं और इसको आज तक एक बार भी पेंशन नहीं मिली। किरण जी, जब भी करप्शन का मुद्दा उछला है उसमें सरकारी अधिकारी हमेशा दायरे में उस क्वेश्चन के आए हैं, तो यहाँ पे क्यों है ऐसा? क्योंकि ये अकेले हैं। अगर ये इनको ये अवेयरनेस होती कि जब तक मैं अकेली रहूंगी मुझे ये सुनेगा नहीं, क्योंकि मैं कमजोर समझी जाऊंगी। जब मैं इकट्ठी हो जाऊंगी, जैसे एक उंगली और एक मुट्ठी, इसको एक मुट्ठी की जरूरत थी। जैसे इसने एनजीओ का सहारा लिया, ठीक है, यहाँ ये 6 जने इकट्ठे हो जाते और चले जाते, तो क्या उसमें ताकत होती, और उसको उस ऑफिसर को बोलते कि अगर हमें ये नहीं दिया तो हम यहीं बैठे हैं, अब यहीं बैठे। तो मतलब ये कहने का कि अपनी कुछ यूनिटी, ताकत, एक तो अवेयरनेस, क्योंकि जैसे नीलम ने कहा उनको मालूम नहीं कि हमारा ये हक है। पर करप्शन के लिए सिर्फ अवेयरनेस ही रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद उसके ऊपर आवाज उठानी, अवेयरनेस, उसके बाद अपनी यूनिटी दिखानी। अगर आप अकेले लड़ोगे, अकेले आपको वो छा जाएगा, लेकिन जब आप यूनिटी लेंगे या किसी एनजीओ का सहारा लेंगे या आपस में एरिया की पंचायत को जोड़ेंगे और जाके बोलेंगे तो चलो मेरे साथ, तो मैं समझती हूँ एक डर पैदा होता है ऑफिसर का। ऑफिसर अकेला जब आपको देखता है तो सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, मुझे मेरे ऊपर। वो ऑफिसर इनकी पेंशन में इंटरेस्टेड क्यों है? वो क्यों नहीं देना चाहता? उसका रीजन क्या गेन है? अब क्यों नहीं है, उसके क्या पेपर्स कहाँ मिसिंग है, क्या है, ये तो अब इंक्वायरी बताएगी ना कि उसको पेंशन क्यों नहीं दे रहा, क्या करप्शन है। लेकिन उसका ऑफिसर का काम था, जिसका एरिया था, इसको गाइड करता कि आप और चिट देता कि मुझे मिलने आई, मेरा एरिया नहीं है, उसका एरिया, इसका काम करो। वो ऑफिसर ने अपनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। क्या उसका रीजन करप्शन है या नेग्लिजेंस है या इनसेंसिटिविटी है, कोई भी रीजन हो सकता है। वो है काम वहां पर एनजीओ का आने का, क्योंकि एनजीओ जान के पूछेगी बताओ आप इसका क्यों नहीं है, कौन सा सर्कल है इसका, उसमें ऑफिसर कौन है।
तो आप यूनिटी की बात कर रहे हैं कि एकता के साथ अगर हम जुट के आवाज उठाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, इजी हो जाएगा, उस ऑफिसर के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो मैं उसका एक उदाहरण लेना चाहूंगी कि चाहे वो खेमका जी हो, चौधरी जी हो या गिरिजा जी हो, वो लोग सब सही काम कर रहे थे, मगर उनके सीनियर ऑफिसर्स क्यों नहीं यूनिटी दिखाते उनकी सच्चाई में उनका साथ देकर? क्योंकि उनके सीनियर्स खुद डरपोक बन चुके। आज सीनियर ही तो जूनियर का ट्रांसफर कर रहा है, पॉलिटिशियन कह रहा है, लेकिन साइन तो सीनियर कर रहा है, और वो सीनियर अपनी बुजदिली से वहां पहुंचा है, काबिलियत से शायद नहीं पहुंचा है। अगर वो अपनी काबिलियत से, और ना ही काबिलियत को वो पहुंचाते हैं। आज पॉलिटिशियन क्या ढूंढता है? कमजोर ऑफिसर ढूंढता है, काबिल नहीं ढूंढता है। ज्यादा उसकी क्राइटेरियन काबिलियत नहीं है, उसकी क्राइटेरियन है बुजदिली कि मेरा कहना मानेगा कि नहीं, तो इसलिए उसको ढूंढता है। इसलिए कहना तो मान रहा वो, तो कहना मानने वाले लोग अब वो चुनते हैं हमारे पॉलिटिशियन, क्योंकि कहना मनवाना चाहते हैं। अगर कहना ना मानने वाले हो तो केमका और दुर्गा हो जाए ना, उनको फिर तंग करने लगते हैं। लेकिन सीनियर ही तो जूनियर की आज ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो ना करे तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आज सीनियर्स, काबिल सीनियर्स अगर ऊपर आने लगे, तो चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी, ये दो रैंक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे समाज में, सरकार में। एक है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या कोई भी सीनियर, तो या चीफ सेक्रेटरी, वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, बल्कि अगर होगी तो उसकी होगी, जूनियर की नहीं होगी। किरण जी, देखते हैं कि हमारी जनता क्या कहती है इसके बारे में। हमारी आवाज। हमारी खुद की बसेज हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हैं और आरटीओ वाले हैं, ये आए दिन हमको, जबकि पूरे डॉक्यूमेंटेशन हमारे कंप्लीट हैं, फिर भी ये तंग करते हैं कि ये पेपर कंप्लीट नहीं है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मंथली बेसिस पे अदरवाइज उनके ऑफिशियल्स को कुछ ब्राइबरी एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस वजह से ऑब्वियसली करप्शन है, इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट। हमारी तो आवाज़ सरकार से है कि हमारी आवाज़ सरकार कब सुनेगी, कब जागेगी, हिंदुस्तान को कब करप्शन से फ्री करवाएगी, ताकि हिंदुस्तान, इंडिया का कुछ भला हो सके। भ्रष्टाचार के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरह भगवान को हम मानते हैं कि वो कण कण में व्याप्त है, उसी प्रकार आज समाज में कण कण में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सब लोग रोकने की बात कर रहे हैं। किरण जी, आपसे ये मैं पूछना चाहूंगी कि जब जब करप्शन की हम बात करते हैं, तब पुलिस बीच में जरूर घेरे में आ जाती है कि पुलिस ऑफिसर्स के पास हर कोई जाने के लिए डरता है, चाहे वो एफआईआर ही क्यों ना हो दर्ज कराने के लिए। तो पुलिस और करप्शन इतने सिनोनिमस क्यों हो गए हैं? आज ऑलमोस्ट हर काम, हर जॉब सरकारी सिनोनिमस हो रही करप्शन की। पुलिस उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे आप ट्रांसपोर्ट ले लें, चाहे आप फूड राशन का काम दे लें, इसी हर गवर्नमेंट से, क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति आज बैठा है वो सेवा के लिए नहीं बैठा है, उसकी नियत बदल गई है। पहले हम लोग जब सर्विस में आए थे, हम सेवा भाव से आए थे, कमाने नहीं आए थे। सेवा भाव बदल गया है, अब बिजनेस भाव बदल गया है कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या देगा। वो ये भूल गया कि मुझे तनख्वाह सरकार तो दे रही है, पब्लिक की कमाई से तो मुझे सरकार तनख्वाह दे रही है। नहीं, वो कहता सरकार, वो तो मेरी जगीर, मेरा बर्थ राइट था, सरकार तनख्वाह मेरा बर्थ राइट, ऊपर का मेरा काम, मेरी ऊपर की कमाई। आज हमारे बड़े युवा, माफ करना, बड़े युवा आज पूछो क्यों जा रहे हो सरकारी सर्विस में, वे कहते ऊपर की कमाई कमाने। और ये युवाओं भी तो किसी माँ बाप के बेटे हैं, किसी स्कूल या कॉलेज के शिक्षक हैं, ये कैसे निकल आए? हम भी तो स्कूल और कॉलेज, ऊपर की कमाई मतलब रिश्वत, ऊपर की कमाई रिश्वत है। इसलिए वो देखते हैं कि वो जो सैलरी है वो तो मेरा बर्थ राइट था, ऊपर की कमाई ही असली कमाई है। तो मलाईदार जैसे शब्द आ रहे हैं ना, मलाईदार, कमाईदार, ऊपर की कमाई, मिठाई। तो ये हमारी नई जो जनरेशन ऑफ युवा है, कैसे माँ बाप ने पैदा किया, कैसे स्कूल ने पढ़ाया और वो कैसे बन गए। तो वही युवा तो आज इन लोगों को न्याय नहीं दे रही, क्योंकि वो अब सर्विस बिजनेस के लिए कर रही है, सेवा के लिए। जी, आपने बात की ऊपर की कमाई की, जिसको हम रिश्वत कहते हैं, मगर एक डिग्निफाइड टर्म्स में उसे आजकल, आज के दौर में कन्वीनियंस फी बोला जाता है। मनोरंजन जगत के लोग क्या कहते हैं, आइए वो भी सुनते हैं। What is happening right now in the country, I feel there is an anger, there is an angst in the youth of our country, and that is actually obviously with what is happening in the current situations. But I feel that now, first, people would not even step out for a candle march or any sort of a protest against corruption or the gang rape that. करप्शन की आप बात कर रहे हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि करप्शन कोई बाहर वाली चीज़ है, कि वहाँ पॉलिटिशियंस बैठ के करप्ट हैं, लेकिन सच बात यह है कि करप्शन हर जगह है। जो लोग खुद वोट नहीं करते हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, वो भी करप्ट हैं। अगर आप खुद वोट नहीं कर रहे हैं, अगर आप इफ़ यू आर नॉट
सिलेक्टिंग हु आवर लीडर्स आर, फिर भाई आप भी करप्ट हैं। देश में करप्शन के बारे में मैं क्या बोलूं, परमात्मा करे कि ऐसा ना हो। और ये चीज सबसे बड़ी बाधा है हमारी तरक्की में। अगर ये चोर बाजारी और पायरेसी ये कम हो जाए, हट तो सकती नहीं, कहीं भी नहीं हट सकती, क्योंकि ये कुदरत का दस्तूर है। यहाँ शैतान है, यहाँ भगवान है, वहाँ शैतान भी है। जहाँ साध है वहाँ पे चोर भी है। ये जो करप्शन है वो तो इंडिपेंडेंस के बाद ये एक ब्लीडिंग पीरियड है, वो मेरे हिसाब से निकल जाएगा। आई थिंक इंडिया विल प्रोग्रेस। किरण जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई कारगर सोल्यूशन करप्शन का आज की तारीख में क्या है? यूनिटी, इसका इलाज है यूनिटी। और अगर आपके पास सत्ता नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, धनी नहीं है, आपको यूनिटी होनी होगी। अब यूनिटी है, चाहे धनी भी है तो भी आपको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। आज यूनिटी बड़ी जरूरी है। दैट मीन्स आपके अपने संगठन, आपकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, आपका विलेज प्रधान, ठीक है, इकट्ठे होना, नेबरहुड, आपका मंडल, महिला मंडल, आपके महिला मंडल हैं, आपके मंडल हैं। अगर आप पहले, तो मैं कहती हूँ सरकारी डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस हो, चाहे राशन का हो, चाहे पेंशन, अकेले मत जाओ, या किसी एनजीओ के साथ जुड़ो। एनजीओ, आज नीलम इसीलिए तो बैठी, एनजीओ का काम है समाज सेवा का। सो आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाए। अगर आपको काम नहीं मिला, नजदीकी का पता करो, मेरी एनजीओ कौन है यहाँ पर जो मेरी सेवा सच, तो एनजीओ के साथ जाओ, क्योंकि एनजीओ के पास एक तरह की सोशल पावर है। यहाँ मंडल है, संगठित है, यहाँ प्रधान है तो आवाज उठा सकते हैं। लेकिन एक गरीब औरत को जब अकेले देखेंगे, कहेंगे टाइम नहीं है, जाओ कहीं और। सो संगठन इज द आंसर। अच्छा, एक और बात, जब कहने लगे ना, बोलो ठीक है, बोल रहे हो ना, ठहरो जरा, इस पर बोलना, हम रिकॉर्ड करते हैं आपको, इसके बोला, झट से हाथ खड़े कर देंगे। तो आप कहे ठहरो, ये कह रहे हो ना उधर जाओ, ठीक, तो हम जरा रिकॉर्ड करते हैं आपका क्या, वो तो बोलो, और आपकी फोटो भी लेते हैं कि आप कौन है। आप देखेंगे एकदम डरेंगे। किरण जी, नीलम कुछ कहना चाहती हैं। एक्सक्यूज मी किरण जी, जैसे आपने कहा संगठन, लेकिन हमने ये नोटिस किया है जो संगठन लेवल पे आप, जैसे ये महिलाएं हैं, ये तो केवल 2 महिलाओं का एग्जांपल नहीं, ऐसी मेरे पास 2000 महिलाएं हैं, लेकिन सबकी सेम प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है, ये लोग मिसगाइड कर देते हैं। इवन हम भी इनके साथ जाते हैं तो क्या बोलेंगे, अगर उनको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट या तो पैसा पहुंचना चाहिए, अगर पैसा नहीं पहुंचेगा किरण जी, तो वो इनडायरेक्टली आपके कागजों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो हमारी लाइन नहीं है। सपोज वी आर सोशल वर्कर्स, तो हमें मालूम है इनके साथ ये गलत हो रहा है, हमें कंसर्न पर्सन तक पहुंचाना है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हो या एरिया एमएलए एमपी हो या जो हमारी आज की डेट में सरकार है उसका मेंबर हो। लेकिन वो इनडायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स में ऐसी कमियां निकाल देंगे कि आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे और लटका देंगे। इससे कैसे डील करें? मतलब उससे हम आपको वो कहानी याद, देखो, जिसने करप्ट होना है उसने हर हालत में करप्शन करने की जरूरत करनी। आपको कहानी याद है, जिसको समुद्र पे लगा दिया तो उसने लहरें गिनने के पैसे लेने शुरू कर दिए, समझे? लेकिन जब आप संगठित होते हैं तब आप बहुत सारी परसेंटेज को इधर ले आते हैं, तो आप फाइनली कुछ ऐसी परसेंटेज पे रह जाते हैं जिसने हर हालत में करप्शन दिखानी है, उसने रिकॉर्ड बदल देना है, रिकॉर्ड खराब करना है, उसको हम डील करें अलग से। पहले जो बॉर्डर लाइन है उसको तो अपनी तरफ ले आए, संगठित होके, मोबाइल फोन यूज करके, उसकी शिकायत करके, एनजीओ के साथ जुड़ के, प्रधान को लेके, एरिया एमएलए को जाके शिकायत करके, देखो मेरा वोट कर लेना है ना, तो मेरा पहले काम करके दिखाओ, नहीं तो मैं वोट नहीं दूंगा। ये वोट से बड़ा डरते हैं। वही पॉइंट में कह रही है, वोट से डरते। इवन जैसे हमारे एरिया में उनको पता है कि इनके साथ इतनी महिलाएं जुड़ी हैं कि 3000-2000 महिलाएं, वही पॉइंट। नीलम, मैं यहाँ पे एक्चुअली किरण जी आपसे पूछना चाहूंगी कि यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं संगठित होना जरूरी है। आपके साथ पूरे आवाम ने, काफी यंगस्टर्स ने यूनिटी दिखाई आपके और अन्ना हजारे जी के साथ, मगर वो मुकाम तक नहीं पहुंच सका। मेरी व्यू में मुकाम तक पहुंच रहा है। खुशखबरी ये है कि मुकाम तक पहुंच रहा है। अगर वो नहीं करते तो ये मुकाम शायद ना आता। देखो, अन्ना हजारे की मूवमेंट के बाद लड़कियां, युवा कैसे इकट्ठी हुई और आपको स्ट्रॉन्ग रेप बिल मिला, एक तैयारी हुई। मैं समझती हूँ वो एक घर धरती तैयार करने की, एक ग्राउंड नींव बनी। नींव बन के आपने देखा कैसे युवा संगठित हुए। कोई पॉलिटिकल राजनीति नहीं उन्होंने करने दी, कोई नहीं किसी को कहने दिया कोई राजनीति वाला है, हम खुद लीड करेंगे। और कैसा ऑर्डिनेंस निकालना पड़ा सरकार को रेप बिल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये एक उपलब्धि है। उसके बाद दूसरी जो मैं कह रही हूँ उपलब्धि आ रही है, वो है ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास करके चलें कि वो सीबीआई को पॉलिटिकल राजनीति से मुक्त करेगी, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ऐसी उम्मीद रखेंगे, हम उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से
आज सीबीआई से एफिडेविट्स मांग रही है, सरकार से एफिडेविट मांग रही है, क्या एक जवाबदारी हो रही है, जवाबदारी बना रही है। मैं समझती हूँ ये एक वही मुकाम है। हम वेट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन बिल, जिसको हम लोकपाल बिल कहते थे, लेकिन सरकार कोई भी नाम दे, वह भी ऑन दी एनविल है। लेकिन अगर ये सरकार नहीं देती है तो फिर जब हम लोग वोट करने जाएंगे तो जिस सरकार ने हमें कानूनी दिया है उसको वोट नहीं देंगे। एक कोर्ट, क्योंकि मैटर इज बिफोर जुडिशरी। देखो दोबारा रामलीला ग्राउंड पे आप रोज रोज इकट्ठे नहीं हो सकते, आपकी रोटी रोजी का भी काम है। एक लेवल होता है, एक टाइम होता है एक चीज का, स्ट्रैटेजी का। स्ट्रैटेजीज चेंज भी होती है। किरण जी, आपने विधवा स्कीम के बारे में जो करप्शन चल रहा है मुद्दा, उसके बारे में हमने सुना दो महिलाओं से। हमारे पास एक और स्टूडियो में महिला है हमारे साथ, मनीषा की 1-1.5 साल की बेटी भी है और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही एक स्कीम के तहत करप्शन का मामला हुआ। मैं गर्भवती थी, मेरे को कुछ भी नहीं मिला उस बारे में। 4 महीने हो गए, उसके बारे में कुछ भी नहीं मिला। मेरी बेटी 1.5 साल की होने जा रही है, अभी मेरे को कुछ भी नहीं मिला। जब पैदा होने वाली थी तो अस्पताल में गए थे तो बोला वेट करो, बैठो। उधर भी कोई हमारी सुनाई नहीं हुई। एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करा, वो भी नहीं आया। और खुद अपनी तरफ से गए थे, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं करी। आप किसी लोकल एमएलए कॉर्पोरेटर के पास गए थे? नहीं गए। आपका अपना कोई प्रधान है? हाँ जी है। उसको बोला कि चल मेरे साथ, मुझे स्कीम से चाहिए। आपका अपना लोकल मंडल होना चाहिए, महिलाओं का मंडल। आपको अपना एक प्रधान लोकल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैंने जिसको वोट दिया वो कौन है, वो आदमी। आफ्टर ऑल आपके वोट से वो उसको सत्ता मिली, वो कौन है वो व्यक्ति। हम लोग खुद अज्ञान है, हम जानते नहीं है हमारे हक क्या है और मुझे हक कौन दिला सकता है। तो मेरे ही कहने का है कि आपको अकेले नहीं रहना है, आपको अपने अपने ग्रुप बनाने हैं, मंडल और चलना बनना चाहिए। 8-10 औरतें जाए मंडल बन के, हमारा ये जी हमारी बताओ हमारी पेंशन कहाँ है, हमारी बेटी की पैसे कहाँ है। नहीं तो जब 8-10 खड़े होंगे तो 8-10 सुन भी रहे हैं उसको, और फिर एक जना उसका फोन भी ले ले। क्या वो कहेंगे ये क्या कर रहे हो? बोलो हम आपसे रिकॉर्ड कर रहे हैं बताने के लिए हम किसको मिलने आए थे। काम झट से होगा। आपको दम से करेंगे। किरण जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और यहाँ पर हमारे हक की बात हो रही है। आइए देखते हैं। भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है, चाहे पैन कार्ड बनवाना हो, चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, हर जगह हमें पैसे देने पड़ते हैं। बिना पैसे दिए हमारा हक हमें मिल जाए। पैसा देंगे, अगर हम रिजर्वेशन लेंगे और अपने हक के बजाय उनको ये भ्रष्टाचार करने का मौका देंगे तो हम उसे बढ़ावा ही दे रहे हैं एक तरह से। तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी भागीदार है, अगर हम पैसा दे रहे हैं और उसके बदले सेवा ले रहे हैं। ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक हर तरह से आपको बहुत भ्रष्ट लोग मिल रहे हैं, इसलिए वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। एग्जीक्यूशन का ये हो गया। जुडिशरी, ऑब्वियसली हमारी जुडिशरी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दे आर नॉट ऑनेस्ट एट ऑल। किरण जी, अगर करप्शन है, पनप रहा है, इसका मतलब इसे खत्म भी किया जा सकता है जड़ से। तो इसके लिए हम सब यूनिटी दिखाएं, संगठन करें, मगर उसके अलावा सरकारी अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? मैं चाहती हूँ कि ऑफिसर्स में कैमरास भी लगे। टेक्नोलॉजी में रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे थाने में रिपोर्ट कौन करने आया। टेक्नोलॉजी आज एक सस्ता और साधारण और बड़ा इफेक्टिव रास्ता है। सीसीटीवी। सो जब टेक्नोलॉजी से जब आप तकरीबन रिसेप्शंस पे और ऑफिसेज में, कुछ खासकर पब्लिक ऑफिसेज में, पुलिस स्टेशन में, ऐसे पब्लिक ऑफिसेज में जब आप डालते हैं तो रिकॉर्ड होना चाहता है कि मैं आई थी, मैंने ये कहा, तो उससे फर्क पड़ता है। नंबर 1। और साथ में संगठित होना, ये सेकंड प्रिवेंशन। मैं इस वक्त प्रिवेंशन की बात कर रही हूँ। आवाज उठाना, संगठित होना, कैमराज का, सीसीटीवी का इस्तेमाल होना। और चौथा है ये मेडिक एविडेंस लेना कि मैं आई थी और मैं आया था तो मैं आपका ये मैसेज ले जाऊं। जैसे उसने ट्रैफिक का बोला, ठीक है ये मैं पैसे देता हूं लेकिन इसकी फोटो खींच लूं, तो कहेगा ये नहीं ये कर सकते हो। साथ में आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं अब थोड़ा स्मार्ट होना है, ये नहीं कि हम लोग पिसते जाएं। और चौथा है सख्त कानून, जिसकी सख्त जरूरत है कि, लेकिन उसके लिए तब है सख्त कानून के लिए अच्छा अफसर भी तो चाहिए ना, तो एक अच्छी पनीरी भी चाहिए। आफ्टर ऑल हमारे बहन भाई तो सरकार में है, ये कोई दूसरे देश से तो आए नहीं। हमने कैसे पैदा कर रहे हैं, कैसे जवान तैयार कर रहे हैं, वही ऑल इंडिया सर्विसेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं, स्कूलों से, कॉलेजेस से, स्टेट सर्विसेज में जा रहे हैं। वो कैसे हैं? आफ्टर ऑल किसी के तो बेटे हैं, बेटियां हैं, किसी के स्टूडेंट है। मैं ये कह रही हूँ हमको अपनी जिम्मेवारी भी लेनी है। हम सरकार को कोस रहे हैं लेकिन सरकार में लोग कौन से जा रहे हैं, हमारे बहन भाई। हम कैसे भेज रहे हैं मूल्यहीन
कोई उनके वैल्यूज नहीं, कोई उनका कैरेक्टर नहीं, कोई उनमें देश की भावना नहीं। ये हमारी परवरिश में भी कमी है, तो हमको भी एक अपनी जिम्मेवारी लेनी है। हमारी परवरिश में, हमारी शिक्षा में ये कमी है, उधर सरकार की भी ये कमी है कि सख्त कानूनों को नहीं ला रही। जैसे मैं कह रही हूँ, लोक आयुक्त ऐसा लाना बहुत सख्त जरूरी है, स्टेट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। सो कानून भी चाहिए, सजा भी चाहिए, संगठित भी होना चाहिए। हमारी भी उम्मीद आप ही के साथ टिकी हुई है किरण जी। देखते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। भ्रष्टाचार की सारी हदें इस यूपीए सरकार ने पार कर दी हैं। एक तो भ्रष्टाचार चोरी करो, ऊपर से सीना जोरी भी। पहले भ्रष्टाचार करो, फिर बोलो कि मंत्रियों ने कुछ किया नहीं है, और जब अदालत से प्रूव हो जाता है तब इनको सजा होती है, तब ये हटाए जाते हैं। करप्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। जब आप स्कैम्स की बात करते हैं तो 2G हो, कॉमनवेल्थ हो, आदर्श हो या फिर कोल घोटाले लाखों करोड़ों में जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आम जनता के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए था वो तो इन लुटेरों ने ले लिया। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इतना बड़ा मुद्दा है ये, लोग कितनी सड़कों पर इसको लेकर आए हैं, रोजाना की आप खबरें देखिए। और एक ऐसा कैंसर है जो हमारी पूरे समाज को, हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहा है। हर चीज में आप देखें भ्रष्टाचार, हर जगह आप लैंड माफिया देखिए, वाटर माफिया देखिए, सैंड माफिया देखिए, हर जगह माफिया। आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में देखिए, पूरी तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म जो हम कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू तो है। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटी ब्राइबरी और करप्शन एक्ट चाहिए। ये हमारे जो देश हैं, जैसे भूटान में है, पास वाला देश है, वो लागू कर चुके हैं। बड़े बड़े देश जैसे यूके में लागू है। और ये बहुत साधारण बात है कि जो रिश्वत देता है वो जेल में जाएगा, जो रिश्वत लेता है वो जेल में जाएगा। अगर कोई कंपनी हो, वहां पर उन्होंने ऐसे कानून नहीं बनाए जिससे एकदम स्पष्ट हो कि कोई अगर रिश्वत दे या ले वो भी जेल में जाए। करप्शन के मुद्दे पे एक टूक आंसर ये है कि बाजार बंद कर दीजिए, आंदोलन में या चक्का जाम कर दीजिए, कर्फ्यू कर दीजिए, लोगों को प्रोटेस्ट करने दीजिए। ये कहाँ तक सही है? क्योंकि इकोनॉमी तो लॉस हमारी कंट्री का ही होता है। 2 दिन के लिए स्ट्राइक हो गई, 3 दिन के लिए स्ट्राइक हो गई, स्कूल बंद हो जाते हैं, ऑफिसेज बंद हो जाते हैं। ये कहाँ तक सही है किरण जी? ये पॉलिटिकल पार्टीज को फैसला करना होगा, लेकिन युवा जो जुड़ते हैं उनको भी देखना है। दूसरी कंट्रीज में भी प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन बैंड लगाते हैं, बैंड लगा के काम पे जाते हैं, क्योंकि काम बंद कर देंगे तो वेज नहीं मिलेगी, बिजनेस नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी में नुकसान होगा। तो सब डर के वो फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं। कुछ उनका एक कैरेक्टर है जी। हमारे यहाँ सेंस ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए वो जो जैसे जापान में वो बैंड लगाएंगे, ब्लैक बैंड लगा के। एक जगह आया था कि जब दुर्गा शक्ति का सस्पेंशन हुआ तो एक यूपी एसोसिएशन किसी ने सजेस्ट किया था सारे ऑफिसर्स काम पे जरूर जाएं, बैंड लगा के काम करें, अपना प्रोटेस्ट दिखा के कि जो दुर्गा शक्ति की सस्पेंशन हुई है सैंड माइनिंग की ईमानदारी के लिए, कि तो आप उसके समर्थन में आप ये करें। ये डिसिप्लिन की बात है, कैरेक्टर की भी बात है। जहाँ ये लीडरशिप हमें ले जाए, अभी तक लीडरशिप हमें इस तरफ ले जाती रही, हो सकता है अच्छी लीडरशिप आए तो कहीं और भी ले जाए।